10 बजे रात का समय। एक विशाल भवन में एक सजा हुआ कमरा, बिजली की अंगीठी, बिजली का प्रकाश। बड़ा दिन आ गया है। सेठ खूब चंद जी अफसरों को डालियां भेजने का सामान कर रहे हैं। फलों, मिठाइयों, मेवों, खिलौनों की छोटी छोटी पहाड़ियां सामने खड़ी हैं। मुनीम जी अफसरों के नाम बोलते जाते हैं और सेठ जी अपने हाथों यथा सम्मान डालियां लगाते जाते हैं। सेठ खूब चंद जी एक मिल के मालिक हैं, बंबई के बड़े ठेकेदार, एक बार नगर के मेयर भी रह चुके हैं। इस वक्त भी कई व्यापारी सभाओं के मंत्री और व्यापार मंडल के सभापति हैं। इस धन, यश, मान की प्राप्ति में डालियों का कितना भाग है यह कौन कह सकता है, पर इस अवसर पर सेठ जी के 10-5 हजार बिगड़ जाते थे। अगर कुछ लोग तुम्हें खुशामदी, टोड़ी, जी हुजूर कहते हैं तो क्या करें? इसमें सेठ जी का क्या बिगड़ता है? सेठ जी उन लोगों में नहीं जो नेकी करके दरिया में डाल दें। पुजारी जी ने आकर कहा, सरकार, बड़ा विलंब हो गया। ठाकुर जी का भोग तैयार है। अन्य धनिकों की भांति सेठ जी ने भी एक मंदिर बनवाया था। ठाकुर जी की पूजा करने के लिए एक पुजारी नौकर रख लिया था। पुजारी को रोष भरी आंखों से देखकर कहा, देखते नहीं हो क्या कर रहा हूं? यह भी एक काम है, खेल नहीं। तुम्हारे ठाकुर जी ही सब कुछ नहीं देंगे। पेट भरने पर ही पूजा सूझती है। घंटे आध घंटे की देर हो जाने से ठाकुर जी भूखों न मर जाएंगे। पुजारी जी अपना समूह लेकर चले गए और सेठ जी फिर डालियां सजाने में मसरूफ हो गए। सेठ जी के जीवन का मुख्य काम धन कमाना था और उसके साधनों की रक्षा करना उनका मुख्य कर्तव्य। उनके सारे व्यवहार इसी सिद्धांत के अधीन थे। मित्रों से इसलिए मिलते थे कि उनसे धनोपार्जन में मदद मिलेगी। मनोरंजन भी करते थे तो व्यापार की दृष्टि से दान बहुत देते थे, पर उसमें भी यही लक्ष्य सामने रहता था। संध्या और वंदना उनके लिए पुरानी लकीर थी, जिसे पीटते रहने में स्वार्थ सिद्ध होता था, मानो कोई बेगार हो। सब कामों से छुट्टी मिली तो जाकर ठाकुर द्वारे में खड़े हो गए, चरणामृत लिया और चले आए। 1 घंटे के बाद पुजारी जी फिर सिर पर सवार हो गए। खूब चंद उनका मुंह देखते ही झुंझला उठे। जिस पूजा में तत्काल फायदा होता था उसमें कोई बार बार विघ्न डाले तो क्यों न बुरा लगे। बोले, कह दिया, अभी मुझे फुर्सत नहीं। खोपड़ी पर सवार हो गए। मैं पूजा का गुलाम नहीं हूं। जब घर में पैसे होते हैं तभी ठाकुर जी की भी पूजा होती है। घर में पैसे न होंगे तो ठाकुर जी भी पूछने न आएंगे। पुजारी हताश होकर चला गया और सेठ जी फिर अपने काम में लगे। सहसा उनके मित्र केशव राम जी पधारे। सेठ जी उठकर उनके गले से लिपट गए और बोले, किधर से? मैं तो अभी तुम्हें बुलाने वाला था। केशव राम ने मुस्कुराकर कहा, इतनी रात गए तक डालियां ही लग रही हैं। अब तो समेटो, कल का सारा दिन पड़ा है, लगा लेना। तुम कैसे इतना काम करते हो, मुझे तो यही आश्चर्य होता है। आज क्या प्रोग्राम था, याद है? सेठ जी ने गर्दन उठाकर स्मरण करने की चेष्टा करके कहा, क्या कोई विशेष प्रोग्राम था? मुझे तो याद नहीं आता। अच्छा, वह बात है। हाँ, याद आ गया। अभी देर तो नहीं हुई? इस झमेले में ऐसा बोला कि जरा भी याद न रही। तो चलो फिर। मैं तो समझा था तुम वहां पहुंच गए होगे। मेरे न जाने से लैला नाराज तो नहीं हुई?
यह तो वहां चलने पर मालूम होगा। तुम मेरी ओर से क्षमा मांग लेना, मुझे क्या गरज पड़ी है जो आपकी ओर से क्षमा मांगू। वह तो त्योरियां चढ़ाए बैठी थी, कहने लगी उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं, मुझे आने ही ना देती थी। मैंने शांत तो कर दिया, लेकिन कुछ बहाना करना पड़ा। चंद ने आंखें मारकर कहा, मैं कह दूंगा गवर्नर साहब ने जरूरी काम से बुलावा भेजा था। जी नहीं, यह बहाना वहां न चलेगा। कहेगी तुम मुझसे पूछ कर क्यों नहीं गए। वह अपने सामने गवर्नर को समझती ही क्या है। रूप और यौवन बड़ी चीज है भाई साहब, आप नहीं जानते। तो फिर तुम ही बताओ कौन सा बहाना करूं। अजी 20 बहाने हैं। कहना दोपहर से 106 डिग्री का ज्वर था, अभी उठा हूं। दोनों मित्र हंसे और लैला का मुजरा सुनने चले। सेठ खूब चंद का स्वदेशी मिल देश के बहुत बड़े मिलों में है। जब से स्वदेशी आंदोलन चला है, मिल के माल की खपत दूनी हो गई है। सेठ जी ने कपड़े की दर में 2 आने रुपये बढ़ा दिए, फिर भी बिक्री में कोई कमी नहीं। लेकिन इधर अनाज कुछ सस्ता हो गया है, इसलिए सेठ जी ने मजूरी घटाने की सूचना दे दी है। कई दिन से मजूरों के प्रतिनिधियों और सेठ जी में बहस होती रही। सेठ जी जौ भर भी न दबना चाहते थे। जब उन्हें आधी मजूरी पर नए आदमी मिल सकते हैं, तब वह क्यों पुराने आदमियों को रखें। वास्तव में यह चाल पुराने आदमियों को भगाने के लिए ही चली गई थी। अंत में मजदूरों ने यही निश्चय किया कि हड़ताल कर दी जाए। प्रातः काल का समय है, मिल के हाथे में मजूरों की भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग चारदीवारी पर बैठे हुए हैं, कुछ जमीन पर, कुछ इधर उधर मटर गश्ती कर रहे हैं। मिल के द्वार पर कांस्टेबलों का पहरा है। मिल में पूरी हड़ताल है। एक युवक को बाहर से आते देखकर सैकड़ों मजूर इधर उधर से दौड़कर उसके चारों ओर जमा हो गए। हर एक पूछ रहा था सेठ जी ने क्या कहा। यह लंबा दुबला सांवला युवक मजूरों का प्रतिनिधि था। उसकी आकृति में कुछ ऐसी दृढ़ता, कुछ ऐसी निष्ठा, कुछ ऐसी गंभीरता थी कि सभी मजूरों ने उसे नेता मान लिया था। युवक के स्वर में निराशा थी, क्रोध था, आहत सम्मान का रुदन था। कुछ नहीं हुआ, सेठ जी कुछ नहीं सुनते। चारों ओर से आवाजें आई तो हम भी उनकी खुशामद नहीं करते। युवक ने फिर कहा, वह मजूरी घटाने पर तुले हुए हैं, चाहे कोई काम करे या ना करे। इस मिल से इस साल 10 लाख का फायदा हुआ है। यह हम लोगों ही की मेहनत का फल है। लेकिन फिर भी हमारी मजूरी काटी जा रही है। धनवानों का पेट कभी नहीं भरता। हम निर्बल हैं, निस्सहाय हैं, हमारी कौन सुनेगा। व्यापार मंडल उनकी ओर है, सरकार उनकी ओर है, मिल के हिस्सेदार उनकी ओर हैं, हमारा कौन है। हमारा उद्धार तो भगवान ही करेंगे। एक मजूर बोला, सेठ जी भी तो भगवान के बड़े भगत हैं। युवक ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत बड़े भक्त हैं। यहाँ किसी ठाकुर द्वारे में उनके ठाकुर द्वारे किसी सजावट नहीं है। कहीं इतना विधि पूर्वक भोग नहीं लगता, कहीं इतने उत्सव नहीं होते, कहीं ऐसी झांकी नहीं बनती। उसी भक्ति का प्रताप है कि आज नगर में इतना सम्मान है। औरों का माल पड़ा सड़ता है, इनका माल गोदाम में नहीं जाने पाता। वही भक्तराज हमारी मजूरी घटा रहे हैं। मिल में अगर घाटा हो तो हम आधी मजदूरी पे काम करेंगे, लेकिन जब लाखों का लाभ हो रहा है तो किस नीति से हमारी मजूरी घटाई जा रही है। हम अन्याय नहीं सह सकते। प्रण कर लो कि किसी बाहरी आदमी को मिल में घुसने न देंगे, चाहे वह अपने साथ फौज लेकर ही क्यों ना आए। कुछ परवाह नहीं, हमारे पर लाठियां बरसें, गोलियां चलें। एक तरफ से आवाज आई,
सेठ जी, सभी पीछे फिर फिर कर सेठ जी की तरफ देखने लगे। सभी के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। कितने ही तो डरकर कांस्टेबलों से मिलके अंदर जाने के लिए चिरोरी करने लगे। कुछ लोग रुई की गांठों की आड़ में जा छिपे। थोड़े से आदमी कुछ सहमे हुए, पर जैसे जान हथेली पर लिए युवक के साथ खड़े रहे। सेठ जी ने मोटर से उतरते हुए कांस्टेबलों को बुलाकर कहा, इन आदमियों को मारकर बाहर निकाल दो इसी दम। मजदूरों पर डंडे पड़ने लगे। 10-5 तो गिर पड़े, बाकी अपनी जान लेकर भागे। वह युवक 2 आदमियों के साथ अभी तक डटा खड़ा था।